अंधेरी रात में चंदा की तरह चमकी है, अंधेरी रात में चंदा की तरह चमकी है, रोशनी बन के, रोशनी बन के हर दौर में ये दम की है। शख्सियत 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 शख्सियत। दिल में रोशन आरज़ूए यास करके देख लो, किस कदर रोशन उजाला इनके गम ख्वाने में है। नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसी बाकमाल शख्सियत से मिलवा रहे हैं जो समाज के छोटे छोटे रिवाजों पर नज़र रखती हैं और उन्हें अपने नज़रिए में ढालने की कोशिश करती हैं। और इन बाकमाल सलाहियतों वाली शख्सियत का नाम है मोहतरमा नासिरा शर्मा। तो आइए करते हैं उनसे एक छोटी सी मुलाकात शख्सियत की आज की किस्त में। शख्सियत शख्सियत। शख्सियत शख्सियत। नाजरीन, शख्सियत की इस कड़ी में आपका इस्तकबाल है। जैसा कि आप जानते हैं कि शख्सियत प्रोग्राम के तहत हम आपकी मुलाकात फ़नून लतीफ़ा से जुड़ी हुई मुख्तलिफ़ शख्सियात से कराते हैं। आज के इस प्रोग्राम में आपका तारुफ मशहूर अदीबा और सहाफ़ी नासिरा शर्मा साहिबा से कराते हैं। नासिरा साहिबा, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नासिरा साहिबा, आपकी ऐसी कसीरुल जहद शख्सियत है जिससे हम सब लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ हमारे नाजरीन के लिए आप अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में कुछ मालूमात फ़राहम करें। मैं इलाहाबाद से हूँ और सच पूछिए तो इलाहाबाद से पहले हम लोग मुस्ताबाद ऊँचाहार के लोग हैं। इलाहाबाद के करीब में एक जगह है। जी हाँ, 2 घंटे का रास्ता है। और वालिद मेरे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं उर्दू के, और हम 5 बहन भाइयों की तालीम इलाहाबाद ही में हुई। आपने वालिद साहब का जिक्र किया, उर्दू के गालिबन पहले प्रोफेसर थे कैप्टन जामिन अली साहब। इतनी बड़ी शख्सियत के उनके यादगारी डाक टिकट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जारी किया। उनके इंतकाल पर जवाहरलाल नेहरू ने इजहार अफसोस किया और उनकी उर्दू की खिदमत को तस्लीम किया। लेकिन ऐसा लगता है कि आप उनके नाम का कोई फ़ायदा नहीं उठाना चाहती, बल्कि दरगुजर करती हैं, आप अपनी शख्सियत के बूते पे कुछ हासिल करना चाहती हैं। क्योंकि घर में मैं सबसे छोटी थी और मुझे ऐसा एहसास हुआ कि वालिद जो थे वो मेरे एक बहुत ही इंसान दोस्त आदमी थे, और लोगों ने उनके नाम से कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही फ़ायदा उठाया। और वहाँ से एक बगावत का जज्बा हुआ कि जब मैं कुछ बन जाऊँगी और लोग पूछेंगे तब मैं बताऊँगी, लेकिन मैं इंट्रोड्यूस कभी नहीं करूँगी अपने को कि मैं फ़लाँ की बेटी हूँ। और पहला सवाल श्रीपत जी ने किया था कि मेरी कहानी पढ़ के कि तुम कहाँ की हो और तुम्हारे वालिद कौन है। तो जब मैंने बताया कि अरे गज़ब, हम लोगों का बहुत अच्छा वक्त उनके साथ गुज़रता था। फिर बहुत सारी बातें वो अब्बा की बताते थे। अच्छा, आपने अपनी कहानियों का जिक्र किया, आप अदीबा कैसे बनी? ये कैसे ख्याल आया कि आपको कहानियाँ और नावल लिखने चाहिए?
एक्चुअली जो घर का माहौल था उसमें सोचना नहीं था, क्योंकि सभी लिखने पढ़ने वाले लोग थे। वालिद तो मेरे शायर थे ही, और मेरे बड़े अब्बा हामिद साहब वो भी शायर थे। मशहूर शायर थे। जी। और बहुत सारे और भी लोग थे ख़ानदान में। मेरी अपनी बहन थी जो शायरा थी, तो सभी कुछ लिखते पढ़ते थे, तो उसमें एक सांस लेना जैसा था। कोई आपको ऐसा नहीं लगा कि बहुत बड़ा काम या कोई इज्तिहाद कर रही हैं? एक एहसास ज़रूर मुझे हुआ बेहतर लिखने का हमेशा से। इस उससे तकलीफ़ से मैं हमेशा गुज़रती हूँ कि ऐसा कुछ लिखूँ जो बेहतर हो और मतलब पढ़ने वाला लगे कि मैंने कुछ लिखा है। नासरा साहिबा, आपके नावलों के ताल्लुक़ से एक सवाल करना चाहता हूँ कि आप किसी नावल के लिए मौजू का इंतखाब कैसे करती हैं? क्या कोई चीज़ आपको मुतासिर करती है या सिर्फ प्लानिंग करती हैं कि नावल लिखना है? देखिए, कोई ना कोई हादसा होता है जो आपको मुतासिर करता है, लेकिन सच पूछिए जैसे कहानी एक बैठक में भी लिखी जा सकती है, नावल नहीं लिखा जा सकता है। नावल के लिए आपको घर में अपनी जगह तलाश करनी होती है, उस फैलाव के, कागज़ के। ज़हनी तौर से आपको घर से बिल्कुल कटना है, अपने दोस्तों से और उन किरदारों के साथ, और उस गांव और शहर में रहना पड़ता है जो उस नावल का हिस्सा। इसका। जी। नाज़रा शर्मा साहब, मुझे आपकी शख्सियत में बड़ा तज़ाद नज़र आता है। नावलों को अगर आपके देखें तो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे ऐसा लगता है जैसे कई नाज़रा शर्मा हैं जिन्होंने कई अलग अलग नावल लिखे हैं। ऐसा नहीं लगता कि वो एक ही अदीबा के या एक से मसाइल पे हैं। आप वैसे ज़िंदगी में भी है कि आप उर्दू वालों के घर से आती हैं और ख़ुद पर्शियन पढ़ती हैं और हिंदी में अपना तरीक़ा इज़हार आप चुनती हैं। उसके बाद शादी करके इंग्लैंड में रहती हैं, ईरान के मुतालिक कहानियाँ लिखती हैं। आपकी तकरीबन 30 कहानियाँ शायद ईरान से मुतालिक हैं, 2 नॉवेल्स हैं। तो ये सब कुछ आप कैसे मैनेज करती हैं? देखिए, अगर आप महसूस करें कि आप हिंदुस्तानी हैं तो ये सारा मज़ा आपको और सारा लुत्फ़ आपके हाथ में आ जाएगा। क्योंकि सच पूछिए तो उर्दू और हिंदी मुझे कभी फ़र्क ही नहीं लगा। और हिंदी में मैंने लिखना शुरू किया तो मेरी टीचर बहुत अच्छी थी, उससे हिंदी में ज़्यादा लगाव आया। अब रहा सवाल मौज़ू का, ये सवाल मेरे साथ कई मरतबा कहा जाता है कि आपकी एक ज़बान किसी एक नावल में रहती तो वो दूसरे में नहीं रहती है। मौज़ू एक नावल में, जैसे देखिए पहला जो नावल मेरा था 7 नदियाँ एक समुंदर, वो ईरान के इनकलाब के जिसे कहते हैं बैकग्राउंड में था। और दूसरा नावल बिल्कुल बरक्स उसके आ गया शालमली, और शालमली जो था वो प्योर हिंदी जिसे कहते हैं उसमें थी। और फिर आ गया एकदम से शियों के बैकग्राउंड पे ठीकरे की मंगनी। ठीकरे की मंगनी। जी हाँ, तो वो मानी बात है, जब हम किरदार देखिए उठाते हैं और जिस ज़मीन से किरदार उठेगा वही ज़मीन बोलती है, वही ज़बान निकल के आती है। तो उसके लिए आपको कुछ ख़ास कोशिश करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है? मेहनत तो नहीं करनी पड़ती है, लेकिन हाँ थोड़ा गहराई से सोचना पड़ता है, क्योंकि मैं एक किरदार को उठाने से पहले उसके चारों तरफ बहुत घूमती हूँ और बहुत ज़्यादा उस किरदार को महसूस करती हूँ, उस किरदार के साथ बहुत टाइम गुजारती हैं। अच्छा, ठीकरे की मंगनी के बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अमूमन आपकी कहानियों में या नावलों में ऐसा लगता है कि छोटी सी किसी रस्म पे, रूढ़ी पे वो उसे आप उठाती हैं, फिर उसके जो असरात हैं और उस पर आप गौर करती हैं। तो क्या ये जानबूझ के है या इत्तेफाक से ही ऐसा हो जाता है? इत्तेफाक तो नहीं है, क्योंकि देखिए ज़िंदगी जो आपके चारों तरफ बिखरी हुई है उसमें आपको महसूस होता है कि जहाँ ये छोटी छोटी रस्में, छोटी छोटी बातें खुशियाँ देती हैं, वहीं बंदिशें भी लगाती हैं। और मुझे लगता है मैं हर उस बंदिश के ख़िलाफ़ हूँ जो इंसान में दर्द और तकलीफ़ को बहुत ज़्यादा इंतहा पे पहुँचा दे। और इंसानी तकलीफ़ी तो अदब है। नहीं, बात तो आपकी ठीक है, और वाकई आपकी ज़िंदगी से भी और तहरीरों से भी लगता है कि आप इन चीज़ों के ख़िलाफ़ हैं। लेकिन आप जैसे इलाहाबाद जैसी छोटी जगह से आई हैं, दिल्ली के मुकाबले में, लंदन के मुकाबले में, ईरान के मुकाबले में छोटी जगह है, बंद सोसाइटी है, तो क्या आपको ज़िंदगी में कोई मुश्किलों का सामना करना पड़ा कि आपने उसूलों के साथ अपनी शर्तों पर ज़िंदगी गुजारी? मुझे लगा कि जैसे कभी कभी मुझे महसूस तो होता है कि ये सब हुआ कैसे। मतलब एकदम से लंदन पहुंचना, वहाँ दोनों बच्चों की पैदाइश, और फिर एक दूसरे तरह के, क्योंकि डॉक्टर शर्मा अजमेर से हैं, राजस्थानी हैं,
तो इतने तरह के जो थे, उसने मुझे ज़िंदगी में तजर्बे बहुत दिए, और वो जिसे कहते हैं हिंदी में अनुभूतियाँ, अनुभूति। वो इतनी ज़्यादा मुझे मिली कि उससे बहरहाल एक वसअत तो थी ही। नासरा साहब, आपका नया नॉवेल ज़ीरो रोड जी मेरा ख्याल है इलाहाबाद से मुतल्लिक़ है, जी, क्योंकि वो वहाँ एक भी है, सड़क हाँ, है। हाँ। उससे पहले आप पत्थर गली लिख चुकी हैं। जी। तो ये क्या वजह है कि इलाहाबाद से आने के बाद भी आप बार बार इलाहाबाद वापस जाती हैं? एक्चुअली बार बार नहीं गई, बहुत दिनों बाद गई, और इसलिए गई, देखिए कि इस वक्त जो मुल्क के हमारे हालात हैं और बहुत सारे सवाल हैं, इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ गया है, और जब मैंने इन तकलीफ़ों को उठाने की बात की कि इंसान क्यों आज सब कुछ पाने के बाद इतना अफसुर्दा और परेशान है, तो मुझे लगा कि मैं उस शहर को अपनी ज़मीन दूं, जिस ज़मीन को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तो जब मैंने अक्षयवट लिखा, जिसमें मेरे हीरो जो हैं वो पुलिस हैं, नेता हैं, गुंडे हैं और वकील हैं, इन चारों लोगों ने जिस तरह से हमारी इंसानी ज़िंदगी को पामाल किया है, उसको मैंने इलाहाबाद के ज़रिए उठाया, क्योंकि ये हम ना भूलें कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने बहुत ज़बरदस्त लोगों को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट जी कहलाता था, जी बहुत बड़े बड़े वो लोग दिया। थे। फिर हिंदी अदब जो है वो बहुत सींचा गया इलाहाबाद की सरज़मीन से, और फिर हमारा जो है वो धार्मिक तरीक़े से बहुत है, वहाँ पे सूफ़ी जिसे कहते हैं वो माहौल बहुत रहा है, तो बहुत ज़्यादा मुझे रिचनेस नज़र आई इलाहाबाद में, और मुझे लगा कि जब मैं अपनी बात एक बैनुल मिलली तौर पे बयान करना चाहती तो उसके लिए मुझे इलाहाबाद ही चुनना पड़ेगा। बल्कि दूसरा नावल जो मैंने कुइयाँ जान शुरू किया, वो भी इलाहाबाद से शुरू किया, इसलिए नहीं कि इलाहाबाद में मैं पैदा हुई, इसलिए शुरू किया कि उसमें 3 नदियों का संगम हो और 2 नदियाँ पानी से लबालब हों, और पूरी समझिए कि धार्मिक आस्था का वो स्थल हो, वहाँ पीने का पानी नहीं, और ये कुइयाँ जान जो है वो पानी और प्यार के रिश्तों को लेके मैंने बुना है। नासरा साहिबा, एक ख़ास सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि हिंदी और उर्दू की जितनी भी ख़वातीन अफसाना निगार और नावल निगार हैं, ज़्यादातर वो एक फेमिनिस्ट राइटिंग, सोकॉल्ड फेमिनिस्ट राइटिंग हो रही है मर्द के ख़िलाफ़, और ये जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। लेकिन इसके बरक्स आपके जो किरदार हैं, जो हीरो हैं, वो सब मर्द हैं। ज़हीर हैं, डॉक्टर कमाल हैं, सिद्धार्थ हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि औरतों के साथ ये लोग जुल्म कर रहे हैं इस समाज में, और आप उन्हें ग्लोरीफाई कर रही हैं? ऐसी बात नहीं है। देखिए, थोड़ी बहुत ज़ातियाँ तो हैं ही हैं, और उसको मैं कहूँगी समाज की जो हमारी चीज़ें हैं वो हैं, और जो मेरा ऑब्ज़र्वेशन रहा है पिछले 20 साल से, चाहे वो जेएनयू हो और चाहे मेरा इलाहाबाद हो या दिल्ली या कोई छोटा शहर हो, लड़के जो हैं वो अपनी ज़िंदगी को लेके बहुत परेशान हैं। अगर डिग्री है तो नौकरी नहीं है, नौकरी है तो पसंद की शादी नहीं है, पसंद की शादी नहीं है तो इतनी पैसे नहीं हैं जिससे वो अपने ख़ानदान को अच्छी तरह से देखभाल कर पाएँ। और हमेशा ये बात मुझे बहुत टीसती रही, बहुत ज़्यादा टीसती रही कि जिस समाज में औरत आज़ाद नहीं है तो मर्द कहाँ आज़ाद है। मर्द क्या अपनी पूरी तरह आज़ादी को इस्तेमाल करता है? क्या उसको ये समाज और हमारे जो रस्म व रिवाज हैं वो पूरी आज़ादी देते हैं? और फिर कुछ थोड़ा सा इरिटेशन इस बात का भी था अंदर कहीं कि हम राइटर ना हिंदू होते हैं, ना मुसलमान, ना औरत होते हैं, ना मर्द होते हैं, और हमारे जो बुज़ुर्गों ने किरदार औरतों के दिए वो ज़िंदगी से निकाल के दिए। प्रेमचंद के आप एक से एक औरतों के किरदार देखिए, और आजकल ये हो रहा है कि हर औरत जो औरत उठा रही है वो इतनी मजबूत है कि सवाल ये उठता है तो फिर समाज बदल क्यों नहीं रहा है। जी। तो इसमें मुझे लगा कि मैं अपने नावल के हीरो को मर्द बनाऊंगी, और ये भी सवाल बहुत बड़ा है कि आज तक बहुत कम किरदार ऐसे हैं मर्दों के जो डिस्कस किए जाते हैं, जिन्होंने अपनी पहचान बनाई हो अदब में। हमेशा औरतों के नाम लिए जाते हैं। तो
आपकी राय में मर्दों के मसाइल भी कम नहीं है? और बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, हमारे यहाँ हालांकि सती प्रथा भी थी हमारे मुल्क में, लेकिन इसके बावजूद चांद बीबी हैं, हमारे यहाँ रज़िया सुल्ताना है हमारी तारीख़ में, जो शायद दुनिया में कहीं नहीं थी। तो औरतें हमारे यहाँ यानी जुल्म भी उनके साथ हो रहा था, इस्तेहसाल भी होता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो एक तबका है जो आज़ाद भी है, जो शायद दुनिया से कहीं ज़्यादा है। तो इन मसाइल में आप समझती हैं कि हमारी औरतें शायद दुनिया में दूसरी औरतों से ज़्यादा लिबरेटेड हैं? मुझे लगता है कि अगर पूरी दुनिया को आप गौर से देखिए तो मुझे लगता है जितनी इंटेलेक्चुअल औरतें हिंदुस्तान में हैं वो पूरी दुनिया के किसी मुल्क में नहीं हैं। और इस खूबसूरती से वो बिना पढ़े लिखे भी इंटेलेक्चुअल दिखती हैं, और जिस तरह की परवरिश वो अपने बच्चों की करती हैं, क्योंकि मेरी दादी कहाँ की पढ़ी होंगी जो जिन्होंने मेरे वालिद को बड़ा किया होगा, या मेरी माँ ही कितना पढ़ी थी जिन्होंने नासरा को नासरा बनाया। और तो इसलिए मैं कहती हूँ कि एक ज़हनी जो कैफियत होती है जो किसी डिग्री की मोहताज नहीं होती, वो हमारी औरतों में है। यानी अगर वो लिटरेट भी नहीं है तब भी एजुकेटेड। जी जी। नाज़रा साहिबा, आप मुख्तलिफ़ ज़बानें जानती हैं, मुख्तलिफ़ ज़बानों के उलूम और अदब से वाकिफ़ हैं, तो ऐसी कौन सी अदीबा या अदीब है जिससे आप बेपनाह मुतासिर हुई हों और जिसने आपकी तहरीरों को भी मुतासिर किया हो? मेरी शख्सियत कुछ ऐसी रही है कि मैं किसी से इस हद तक मुतासिर नहीं होती हूँ कि ख्वाब देखने लगूँ कि मैं उसकी तरह बन जाऊँ। लेकिन हाँ, लोगों की लिखी हुई चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, उसमें मैं डूबी रहती हूँ और उन पर बातें भी करती हूँ, दूसरों को पढ़ने को भी देती हूँ। देखिए, मुतासिर होने की बात तो ये है कि बचपन में इतना कुछ आप पढ़ते हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा वक्त आपको उसमें मिलता है। कभी वाजदा तबस्सुम की मैं बहुत दीवानी थी, फिर प्रेमचंद और कृष्णचंद्र के तंज मुझे पसंद थे। प्रेमचंद जी की ईदगाह से और बूढ़ी काकी से आज भी मैं नहीं निकल पाई हूँ। तो जैसे क़रतुल ऐन हैदर हैं, अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आप लगता है आपकी राइटिंग से कि कल की आप ये हैं। असमत आपा कह के भी कुछ, लेकिन मुझे किसी की तरह कहलाना बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि उनकी खुशबू और खूबियाँ उन तक हैं, अपनी जगह है। यानी आप नासरा शर्मा हैं और वही रहना चाहते हैं। जी। अच्छा, ये आजकल एक हिंदुस्तान में बहुत बड़ी सियासत चल रही है कि औरतों के लिए कुछ पार्लियामेंट में जो हैं वो सीट्स महफूज की जानी चाहिए, रिजर्वेशन की जाना चाहिए। इस पे आपकी क्या राय है? आप समझती हैं कि औरतों को ज़रूर रिजर्वेशन होना चाहिए, उनकी तरक्की के लिए ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं, मैं इसके इतनी ज़्यादा ख़िलाफ़ हूँ और लगातार बोलती रहती हूँ। देखिए, आज़ादी के बाद हमारे लिए कानून बने, हमारे लिए ज़मीनें तैयार की गईं, और औरतें जो थीं, किस किस मुसीबत से औरत और मर्द बाहर निकले, उन्होंने अपने को जिसे कहते हैं खुद बनाया। और जब हम आज़ादी के बाद एक औरत को जो अब 70 साल की हो रही है, 50 साल की हो रही है और 80 साल की हो रही है, उनको हम देखते हैं जी ये पहली पायलट हैं, जी ये पहली ये हैं। वो औरतें किस रिजर्वेशन से आगे आई थी कि आज औरतों को बैसाखी की ज़रूरत पड़ी। आज तो औरतों को कुछ भी नहीं मांगना चाहिए, बल्कि वो पिछड़े इलाके, वो पिछड़े गांव पे हमें काम करना चाहिए। देखिए, दलितों को आपने दिया रिजर्वेशन, क्या उनके ऊपर हुए जुल्म कम हुए? क्या उनकी स्थिति बदली? कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन उनकी नुमाइंदगी तो बढ़ी है। नुमाइंदगी बढ़ने से क्या, देखिए तनासुब में हर जगह बहुत कम है जी, कह सकते हैं हम कि नुमाइंदगी बढ़ेगी, लेकिन मुझे लगता है उससे क्या फ़र्क होगा कि आप भीड़ जमा करें। आपके राय में उससे फ़ायदा नहीं हो? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि उससे यह है कि आप एक गैर ज़रूरी, जिसे कहते हैं बिना कुछ किए और ज़हमत उठाए हुए लोगों को जगह दे रहे हैं। नासरा साहिबा, आपकी जो पहली किताब थी वो ईरानी इनकलाबी शायरी का तर्जुमा थी, और वैसे भी आप उर्दू शायरी बहुत पढ़ती हैं, हिंदी शायरी भी पढ़ती हैं, लिखती फ़िक्शन है, तो फिर एक तज़ाद मुझे नज़र आता है कि अगर आपको शायरी बहुत पसंद है तो क्या शायरी करने की कभी कोशिश की आपने? नहीं, मुझे लगता है कि मैं शायरी को एंजॉय तो बहुत करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है ये दौर जो है नस्र का है, और नस्र जब अच्छी लिखी जाती है तो किसी शायरी से कम नहीं है। और दूसरी एक बात ये भी है कि जो आज के मसले हैं वो शायरी में आप बयान नहीं कर सकते हैं। और मुझे लगता है जिस तरह हमारा पूरा समाज बदल रहा है, दुनिया बिखर रही है, वहाँ पे नॉवेल का बहुत बड़ा
कंट्रीब्यूशन होने वाला है, जिसमें सब एक साथ जीते हैं, सांस लेते हैं और एक दूसरे से लंबे डायलॉग करते हैं, जो शायरी नहीं कर सकती। नहीं, मेरा ख्याल है कि कम से कम उर्दू शायरी की हद तक मैं कह सकता हूँ कि नज़्म और गज़ल में कोई ऐसा मसला नहीं है, समाजी मसला, जो नहीं आया है। आज की शायरी तो और भी ज़्यादा औरतों के मसाइल, मर्दों के मसाइल, सियासी मसाइल और ऐसी बातें जो शायरी में कभी नहीं हुई थी, वो सब हो रही हैं। तो आपको फिर भी ऐसा लगता है कि शायरी जो है नस्र से कम आया है? बहुत कम शायरी जो है वो बेहतर शायरी होगी, और इसमें कोई शक नहीं है कि गम का बयान बहुत है। आप गुजरात के ऊपर देखिए, लोगों ने मतलब बहुत ज़्यादा लिखा, लेकिन उनको पढ़ के लगता है इससे अच्छा नस्र लिख देते हैं। आपकी राय में वो मियारी नहीं होती हैं अगर जो किसी हंगामी मौज़ूआत पे लिखी जाती हैं? हिंदी और उर्दू दोनों में चंद शायर हैं जिनको मैं कह सकती हूँ कि बहुत ज़बरदस्त लिख रहे हैं। आखिर में नासरा शर्मा साहिबा, मैं चाहता हूँ कि हमारे नाजरीन के लिए आप कोई पैगाम अगर देना चाहें। राइटर क्या पैगाम दे सकता है सिवाय इसके कि आप अदब पढ़िए, क्योंकि अदब जो है इंसान को इंसान बने रहने पे मजबूर भी करता है। नासरा साहिबा, आप हमारे समाज की एक अहम अदीब हैं और एक अदीब समाज का निगहबान भी होता है। नासरा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपकी शख्सियत के मुख्तलिफ़ गोशों को जानने का मौका मिला। हमें और हमारे नाजरीन को आपकी तहरीरों और उनमें जो समाजी बेदारी की लहर है उसको देखने का मौका मिला। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और ये आज का एपिसोड मेरी ज़िंदगी में बहुत यादगार रहेगा और मुझे उम्मीद है कि नाजरीन को भी शख्सियत का ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। आखिर में मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि बहैसियत अदीब के आप समाज से, हमारे नाजरीन से क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम तो नहीं, लेकिन हाँ, अपने सुनने वाले और पढ़ने वालों से एक गुजारिश ज़रूर करूँगी कि अदब अपनी ज़िंदगी का एक अहम, जिसे कहते हैं, एक अहम जगह दें अदब को, क्योंकि अदब, एक तो अदब के ज़रिए आप दूसरे इंसानों से मिलते हैं, और दूसरे ये है कि अदब आपके अंदर की इंसानियत को ज़िंदा रखने में बहुत मददगार साबित होता है। शख्सियत शख्सियत। नाजरीन, अभी आप मोहतरमा नासिरा शर्मा से रूबरू हुए, उनके ख़यालात जाने, उनके तजुर्बात जाने। अगर हम उनके ख़यालात को अपनी ज़िंदगी में जगह दें तो यकीनन हमें फ़ायदा ही होगा। लेकिन नाजरीन, अब वक्त है कि हम आपसे इजाज़त लें, इस वादे के साथ कि हमारी और आपकी मुलाकात होगी शख्सियत की अगली किस्त में, और उस वक्त हमारे साथ होगी एक नई शख्सियत। तो बस इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। शख्सियत शख्सियत। अंधेरी रात में चंदा की तरह चमकी है, अंधेरी रात में चंदा की तरह चमकी है, रोशनी बन के हर दौर में ये दम की है। शख्सियत 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 शख्सियत।